हेलो दोस्तों, आज की कहानी है यास जिस्म का भाग 31। मालती के पापा कमरे से निकलते ही मालती बिस्तर पर लेट कर रोने लगती है। बहुत देर तक रो लेने से मन हल्का हो जाता है। मालती अपने पापा से बेहद प्यार करती थी। उसने आज तक अपने पापा की कोई बात, सलाह या सुझाव को नहीं माना हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मालती अपने पापा को दुखी नहीं करना चाहती थी। उनकी भी मजबूरियों को समझती है। उनके पिता सच में उसे प्यार करते हैं, वो उसे बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। मालती यही सोचकर डर जाती है कि रंजीत से बदला लेने की मेरी जीत कहीं उनकी जान की कीमत न बन जाए। अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा बदला। मैं खून का घूंट पीकर जैसे पापा कह रहे हैं वैसे मानने को तैयार हूँ। मालती एक निर्णय पर पहुँच जाती है। मालती रात भर सोचती है और सुबह रत्ना चंदेवाल को फ़ोन करती है। रत्ना फ़ोन उठाती है। मालती कहती है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। रत्ना कहती, यस बोलो मालती, क्या बात है इतनी सुबह सुबह। मालती उदास मन से कहती है, मैम मैं रंजीत वाला केस आगे नहीं बढ़ाना चाहती। आपके पास जो फाइल है वह मुझे वापस कर दीजिए। अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी भूलकर शादी करना चाहती हूँ। रत्ना को तो पहले ही उसके पापा बता चुके थे। कहती है, अच्छा यह बात है, तुम शादी करना चाहती हो तो फिर इस लफड़े में मत पड़ो। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि इसमें घुसोगी तो समय लगेगा। सोच लो, पर खैर ठीक है, यह निर्णय तुम्हारा सही है। जो तुम्हारे साथ रंजीत ने किया उसे भूल जाओ, वो शादी करके नई जिंदगी जियो। रहा सवाल रंजीत का, तो जैसे उसका चरित्र इसके चलते कहीं न कोई व्यक्ति उसका नाश करने चंडी का अवतार जरूर लेगी। मैं शाम को उस तरफ आऊँगी तो तुम्हारी फाइल घर में दे जाऊँगी। ठीक है मालती, बेस्ट ऑफ लक। मालती फ़ोन रखकर सीधा अपने पापा के कमरे में जाती है। पापा फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इनके पिता की प्लास्टिक इंडस्ट्री दादर में थी। मालती कहती है, पापा मैंने रात भर सोचने के बाद मुझे आपकी बात सही लगी। आप मेरी शादी के लिए उस इंजीनियर लड़के से बात आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पापा जाने अनजाने में मेरे कारण आपके दिल को चोट पहुँची हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। आप मेरे लिए भगवान से ज़्यादा हो पापा, कहते हुए हाथ जोड़ने लगती है। मालती के पापा एकदम से उसके जोड़े हुए हाथों को पकड़कर आंखों से आंसू लिए हुए कहते हैं, अरे बेटा तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मुझे उल्टा तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तुमने कितना अत्याचार सहा और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दे बेटा। मालती कहती है, पापा अगर रोने लगोगे तो मैं भी रोने लगूंगी। अब आप निश्चित होकर फैक्ट्री जाइए। भैया तैयार होकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। आप भी मुस्कुराते हुए नाश्ता करने आ जाइए। मालती अपने पापा से बात करके रिलैक्स हो जाती है। मालती के साथ रंजीत ने जो किया उनकी जानकारी मालती के भैया और भाभी को बिल्कुल नहीं थी। रंजीत के लिए मालती का निर्णय पॉजिटिव रहा। वैसे रत्ना ने रंजीत को 5 लाख का चूना लगाया, वो अलग बात है। कुल मिलाकर रंजीत को हमेशा के लिए मालती जायसवाल से छुटकारा मिल गया। 2 हफ्ते बाद रंजीत के पापा का ऑफिस चैम्बर। रंजीत के पापा के सामने अतुल, रंजीत, सेक्रेटरी संध्या और नई मार्केटिंग मैनेजर मिस यामिनी सभी उदास होकर बैठे हुए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऑफिस का पियोन सबके सामने पानी के गिलास और कॉफ़ी रखकर चला गया था, पर कोई पानी नहीं पी रहा था और न ही कॉफ़ी। सब मूर्ति बने बैठे हुए थे। रंजीत के पापा आखिर मौन तोड़ते हुए कहते हैं, ठीक है, जो सो हुआ, इस संबंध में हम बात करते हैं। पहले कॉफ़ी पियो, कहते उसने अपने सामने रखी कॉफ़ी उठाकर पीने लगते हैं। बाकी लोग भी उन्हें देखकर कॉफ़ी उठा लेते हैं। रंजीत के पापा कॉफ़ी पीते हुए कहते हैं, मुझे कंपनी खोले 17 से 18 साल हो चुके हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई टेंडर लोखंडे एंटरप्राइजेस ने भरा हो, उस टेंडर अलॉट ना हुआ हो। केवल हमें मालूम है कि लोएस्ट प्राइस भर का टेंडर लेना और उसमें प्रॉफिट बनाना। इस बार ऐसा क्या हुआ कि हमसे भी लोएस्ट प्राइस कोई कैसे भर सकता है, जबकि हमारे टेंडर के लिए गृह मंत्रालय का सोर्स भी था। ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी रेट लिस्ट लीक हुई है। लास्ट टाइम में मुक्ता एंटरप्राइजेस ने ई टेंडर क्लोज होने के आधे घंटे पहले भरा और रेट लिस्ट अपलोड किया। क्योंकि उनका रेट हमसे भी लो था, इसलिए कोई सोर्स काम नहीं आया। सोर्स लास्ट मोमेंट पर कुछ नहीं कर पाता और टेंडर उन्हें अलॉट हो गया। तो सवाल उठता है कि मुक्ता एंटरप्राइजेस अपने रेट लिस्ट, हमारे रेट लिस्ट कम कैसे भरे। मुझे इसलिए संदेह हो रहा है कि बात लीक होने की। रंजीत कहता है, अतुल तुम्हें कुछ आइडिया है, यह काम कौन कर सकता है? अतुल कहता है, सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने हिमाचल जाकर वहाँ सबसे मिला और पता लगाकर रेट लिस्ट को आपके साथ बैठकर रिवाइज़ किया और चेयरमैन सर से अप्रूवल लेकर सिस्टम में अपलोड किया।
इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं इनके अलावा कोई और कौन लीक करेगा? रंजीत यामिनी की ओर देखकर, यामिनी तुम जाने या अनजाने में संबंध में किसी से बात तो नहीं की? यामिनी कहती है, सर मुझे तो अभी टेंडर क्या होता है, कैसे भरते हैं, रेट क्या होता है, कैसे निर्धारण करते हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अतुल सर अगले हफ्ते को बताने वाले हैं, पूछ लीजिए। अतुल कहता है, हाँ सर यामिनी सही बोल रही है, वह तो बिल्कुल नहीं है, उसे भी टेंडर की प्रक्रिया के बारे में ट्रेनिंग देनी है। रंजीत के पापा, रंजीत यह भी तो हो सकता है कि मुक्ता एंटरप्राइजेस में कोई मिल जाए जो यह बता सकता है कि 50 करोड़ का टेंडर अपने हाथ से निकल कर मुक्ति एंटरप्राइजेस के पास कैसे चला गया। उसके सीईओ और चेयरमैन के सारे डिटेल्स निकालो, उनकी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर और दूसरे अधिकारियों का पता लगाओ, मुझे जानना है ये कैसे पॉसिबल हुआ। रंजीत कहता है, ठीक है मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए, मैं पता लगाकर आपको रिपोर्ट दूंगा। रंजीत के पिता कहते हैं, हमें ये किसी भी हाल में पता लगाना होगा, इससे आने वाले टेंडरों को भरते समय सतर्क और सावधानी बरतनी होगी। रंजीत अपने पिता की बातों से हामी भरते हैं। थोड़ी देर बाद मीटिंग समाप्त हो जाती है, सब उठकर जाते रहते हैं। रंजीत के पापा रंजीत को रुकने के लिए बोलते हैं। रंजीत फिर से चेयर में बैठते हुए अतुल से कहता है, अतुल तुम और यामिनी लंच के बाद मुक्ता एंटरप्राइजेस के संबंध में जानकारी हासिल करके शाम तक रिपोर्ट करो। अतुल ठीक है सर कहता है। सभी लोग चेयरमैन के चैम्बर से निकल जाते हैं। रंजीत के पापा संध्या को आज की मीटिंग का मिनट तैयार करने के लिए कहते हैं। संध्या के चले जाने के बाद रंजीत के पापा रंजीत से पूछते हैं, रंजीत मुझे अहमदाबाद के बारे में पूछना था, तुम कल देर रात अहमदाबाद से आने के बाद सुबह बहुत देर तक सोए हुए थे, बात नहीं हो पाई। रंजीत कहता है, हाँ पापा मैं सुबह 3 बजे के आसपास घर पहुंचा था, एक सप्ताह वहाँ रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने राधेश्याम अंकल से जो अहमदाबाद के चांदखेड़ा का पता बताया था वहाँ गया था। राजीव अंकल और माँ जिसके मकान में रहते हुए किराए का था। यह घटना होने के बाद मकान मालिक ने उस घर को बेच दिया। आज उस मकान की जगह 2 मंजिला मकान बना हुआ है। मैंने चांदखेड़ा पुलिस थाने जाकर पता लगाया। 13 या 14 साल पुरानी घटना है। वहाँ जाने से उन्होंने घटना की तारीख या माह बताने को कहा। रंजीत के पिता, हाँ राधेश्याम अंकल को भी नहीं मालूम, उन्हें तो ठीक से यह घटना कौन से वर्ष में हुए वह भी नहीं मालूम। रंजीत कहता है, हाँ मुझे नहीं मालूम था, खैर कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। थाने मैंने केवल अनुमानित वर्ष बताया, इसलिए थाने वाले फाइल खोजने से मना करती है। लेकिन वहाँ के इंस्पेक्टर ने मुझे दैनिक भास्कर न्यूज़ एजेंसी से मिलने को कहा। घटना ही कुछ ऐसी थी कि न्यूज़पेपर में छपनी लाजमी थी। वहाँ जाने से उनके कंप्यूटर डाटा से सर्च करने से केस की खबर जिस तारीख को छपी होगी सभी सामने आ जाएगी। मुझे भी यही आइडिया सही लगा। अब मैं अगले हफ्ते फिर पता लगा लूँगा। थाने वालों को घटना की सही तारीख बता दी जाए तो फाइल ढूंढने में उन्हें आसानी होगी। रंजीत के पिता कहते हैं, ओके बेटा ये काम तुम अच्छा कर रहे हो, मुझे भी वह पत्र पढ़ने में जिज्ञासा है। रंजीत, हाँ पापा मैं जल्दी उस पत्र को हत्या लूँगा, मुझे विश्वास है, मुझे अभी सिर्फ टेंडर हाथ से निकल जाने का अफसोस है। कहकर रंजीत अपने पापा को बोलकर कमरे से निकल जाता है। रंजीत को अच्छा नहीं लग रहा था। हिमाचल प्रदेश की सरकार की शिक्षा विभाग का 50 करोड़ का यह पहला टेंडर था। यह टेंडर मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यह पहला मौका था उस प्रदेश में जगह बनाने के लिए जो आज हाथ से निकल गया। रंजीत ठान लेता है इसके तह तक जाने की। वह मन में कहता है जो भी हो उसे छोड़ूंगा नहीं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर का एक सरकारी हॉस्पिटल के स्त्री विंग में मैडम अंचला श्रीवास्तव जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, उनके कमरे के सामने महिलाएं काफ़ी भीड़ थी। बुधवार का दिन विशेषकर गर्भवती महिलाओं का ही देखा जाता है। उन गर्भवती महिलाओं में एक चित्रा राजपूत भी थी जिसका नंबर 7वां था। चित्रा राजपूत लोखंडे एंटरप्राइजेस मुंबई की भूतपूर्व सीनियर मार्केटिंग मैनेजर और उस कंपनी के सीईओ रंजीत लोखंडे की एक्स गर्लफ्रेंड। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों ये था अय्याज जिस्म का भाग 31। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।